अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हो, सोमवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला शरीर विज्ञान पर आधारित चल रही है। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 9 सेशन में हमने मानव शरीर के बारे में और हमारे शरीर के जो तंत्र, जो सिस्टम काम करते हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हमने एक एक बात, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अपने शरीर के बारे में जाना। और निश्चित रूप से यह श्रृंखला हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। ध्यान साधना में हम जब गहराई में उतरते हैं तो हम शरीर के अगर ज्ञान नहीं हो तो हम गहराई में नहीं उतर सकते। हम कहते हैं कि जब आप चित्त को अपने हृदय के पास लेके जाए या किडनी के पास लेके जाए, तो हृदय कहाँ है, किडनी कहाँ है, अगर हमें पता नहीं तो हम चित्त को कैसे लेके जाएंगे। तो एक एक शरीर के अंगों पर हम जब चित्त को केंद्रित करते हैं तो हमें उसका स्थान पता होना चाहिए, उसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो हमने पिछले 9 एपिसोड में बहुत शानदार तरीके से इसके बारे में हमने जाना, और आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी, 10वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में हमने पिछले 9 एपिसोड में जो कुछ जाना, जो कुछ सीखा, सबको रिवीजन करते हुए प्रश्नोत्तरी का क्रम चलेगा। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भी प्रश्न पूछ सकेंगे। तो मैंने कल मैसेज में किया भी था, आपके कोई प्रश्न हो तो आप नोट डाउन करके रखिए, आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप प्रश्न पूछ सकेंगे। तो ये प्रश्नोत्तरी का क्रम चर्चा सत्र के रूप में चलेगा हमारा। और अंत में हमने जो क्विज कल भेजी थी, उस क्विज की रिजल्ट क्या है, उत्तर क्या है, वो जानेंगे और विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। आज का सेशन शुरू करने के लिए आपसे निवेदन। थैंक यू एवरीवन कि सब लोग जुड़ते हैं और इनफैक्ट मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ जब सब अपनी वीडियोस ऑन रख के मुस्कुराते हैं तो अच्छे से इंटरेक्शन भी होते हैं और एक आत्मीयता भी जुड़ती है। तो आज का सेशन, जैसे आनंदमल सर ने बताया,
और सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। एनाटॉमी के बारे में पिछले 9 एपिसोड्स में आई होप सब लोग काफी कुछ जान चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारा शरीर जो है वो किससे बना है, थोड़े से सवाल मैं कर रही हूँ और वो वही सवाल है जो ऑलरेडी हम इन 9 सेशंस में कर चुके हैं और यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से भी जो भी आप सोच पाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जवाब जरूर दीजिए, पार्टिसिपेट सभी कीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो अब क्या समझते हैं कि ये शरीर किससे बना है? यस, यस, कौन? हैंड राइज कीजिए। कांता जी, धोखा ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी, यस। पंच पंच तत्वों से। राइट, हाँ पंच बिल्कुल, तत्वों से। हाँ 5 तत्वों से भी बना है, 7 धातुओं से भी बना है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, सेल से बना है। जब सेल आपस में एक ही तरह के सेल्स, एक तरह का काम करने वाले सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। तो इसी तरह एक ही तरह के टिश्यूज जब मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं और सिस्टम से ही पूरा ये शरीर बनता है। 5 तत्व, 7 धातु, ये भी सही जवाब है। बट अगर मेडिकल साइंस के अध्यात्म के अलावा अगर हम विज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये शरीर हमारा बहुत सारे सिस्टम्स के साथ बना हुआ है और वहां पे बहुत मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और सेल्स का साइज क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या साइज होता होगा इन सेल्स का? इतना छोटा होता है कि एक सुई की नोक पर हजारों सेल आ जाते हैं, जो कि हम इस तरह से तो देख ही नहीं सकते। बहुत ही स्पेशल माइक्रो जो होते हैं, उस तरह के जो लैब्स में क्या बोलते हैं उनको, एकदम से दिमाग से निकल गया, माइक्रोस्कोप्स, राइट, माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे ही उनको देखा जा सकता है। तो तभी पता लगता है कि इतने छोटे छोटे हैं और जिस तरह से उनमें झिल्ली, उसमें भी बहुत, उस छोटे से सेल में पूरा पावर हाउस होता है जिसके हिसाब से ये पूरा शरीर काम करता है। तो ये छोटे छोटे सेल मिलकर ही, जिसे हम रोम रोम, शरीर का रोम रोम कहते हैं, तो वो छोटे छोटे सेल ही हैं जो मिलकर इस शरीर को बनाते हैं। तो जो हमने 11 सिस्टम्स यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए थे, दे आर इम्पॉर्टेंट, लाइक हैं तो बहुत सारे, लेकिन उन्हीं में से 11 सिस्टम्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेन है एक तरह से। तो वो कौन से सिस्टम्स थे? क्या किसी को एक सिस्टम, 2 सिस्टम, कुछ भी अगर ध्यान है तो प्लीज कम। यस, रीता जी अनम्यूट कीजिए। 11 सिस्टम में से कितने सिस्टम के नाम आप लोगों को याद है, आप बता सकते हैं? ऊपर से ऊपर के 3 है, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, याद था पहले। चलिए, कीजिए जितने भी आते हैं। हाँ, चंदा जी चोपड़ा, कुछ याद आ रहा है आपको? आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। श्वसन श्वसन तंत्र, तंत्र, श्वसन बिल्कुल तंत्र। सही। चलिए अब इनफैक्ट देखिए, अगर ऊपर से ही शुरू करते हैं, सबसे ऊपर
नर्वस, मस्तिष्क, मस्तिष्क इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र। और अगर नीचे की ओर आते हैं, लंग्स है, हार्ट है, मतलब लंग्स किससे रिलेटेड हो गया? श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट किससे रिलेटेड हो गया? ब्लड सर्कुलेटरी, रक्त परिसंचरण तंत्र। और नीचे अगर आते हैं, स्टमक, स्टमक के हिस्से में कौन से तंत्र आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। और अगर देखा जाए तो एक और सिस्टम जो हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र बोल देते हैं उसे। और एक और जो है, जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो कौन सा सिस्टम है? इम्यूनिटी जिससे हमारी बढ़ती है। अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो वो सिस्टम कौन सा है? लसिका, यस, लसिका लसिका तंत्र। तंत्र। यस, बिल्कुल सही। तो लसिका तंत्र। अब अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज बताने की कोशिश करे। अगर हम सीक्वेंस में ही चलते हैं तो किस तरह से इन सिस्टम्स को याद रख सकते हैं? अब तो आसान हो गया है भाई। यस, शशि जी ने अपना हैंड रेज किया है। नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र। यस, शशि जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। शशिनाथ, शशि जी आप कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, यहीं से नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर ग्रंथि सिस्टम और लसिका सिस्टम। लसिका तंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट इसी तरह जब हम एक तरह से सीक्वेंस मेंटेन करते हुए याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सारे के सारे सिस्टम्स इजीली याद हो जाते हैं। तो उसमें लाइक ये भी नहीं लगता कि हम कौन सा सिस्टम बोले, क्या करें, कुछ छूटा नहीं छूटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई छूट भी जाए तो डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी हमें ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पता तो लगता है कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, जैसे ये हुआ मस्तिष्क से। अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, ये कौन से हैं? लंग्स, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी यस, और रिप्रोडक्टिव, लसिका। ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। ब्रेन तो ब्रेन तो हो फर्स्ट, गया। ब्रेन फर्स्ट, ब्रेन, लंग्स का, रेस्पिरेटरी, हार्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी, और लास्ट में लीवर है। एक्सक्रीटरी का ही होगा। लीवर। यस, लीवर, लीवर, यस लीवर। लिवर। तो ये पांचों हमारे वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इनमें से कोई एक भी ऑर्गन, इनफैक्ट संगीता जी का मैसेज भी किया है उन्होंने लिख के, लिवर। यस। तो कोई एक में भी खराबी आ जाती है, और हम सब देखते भी हैं डे टू डे लाइफ में, इन्हीं 5 ऑर्गन्स में से किसी भी एक ऑर्गन में खराबी आ जाती है तो शरीर को चलाना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो ब्रेन हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, और चाहे किडनीज। तो इनकी कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, पूरे शरीर के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। और इन सब में से भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है?
ब्रेन, हार्ट, यस, ब्रेन, ब्रेन, यस, क्योंकि ब्रेन ही है जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैसेज देते हैं किस तरह से क्या काम करना है, कहाँ कितना स्राव निकालना है, किस ऑर्गन को क्या भेजना है, और जो हार्मोन्स भी निकलते हैं कहाँ पर किस चीज की कितनी जरूरत है, वो सारा रेगुलेशन मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और मस्तिष्क के ही दो वाइटल पार्ट्स कौन से हैं? लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। यस, मस्तिष्क के दो इंपॉर्टेंट हिस्से राइट एंड लेफ्ट, और इन दोनों का ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए, और जैसे हमारा अगर राइट हेमिस्फीयर देखा जाए तो वो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर इज लॉजिकल। तो लॉजिक्स आजकल जो है ज्यादातर हम क्रिटिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल इस तरह के होते जा रहे हैं, वो भी जरूरी है, बट उसी एनालॉजी को, उन्हीं क्रिटिक्स को किस तरह से क्रिएटिव वे में अपने लाइफ में अप्लाई करना है, उसके लिए क्रिएटिव ब्रेन का भी तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, ध्यान, जब हम ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ में करते चले जाते हैं, हमारा राइट ब्रेन भी ऑटोमेटिकली एक्टिव होता चला जाता है, एंड दोनों ब्रेन में बैलेंस भी होता चला जाता है। और अगर नर्वस सिस्टम की देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यस, गलत सही के बारे में मत सोचे कि अगर गलत जवाब दे दिया तो कोई क्या सोचेगा। वही अगेन मैंने बोला कि जवाब देना इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट कि मैंने गलत बोला या सही बोला। संगीता जी कुछ कहना चाहती है? संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संगीता जी। कोमल जी ने लिखा है ब्रेन, बिल्कुल सही। एक तो हो गया मस्तिष्क, और दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो नर्वस सिस्टम जिसके थ्रू काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। यस, वेरी गुड। ओ मरहम कोमल जी, मस्तिष्क और स्पाइन, स्पाइन के भीतर है स्पाइनल कॉर्ड। तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। और देखा भी होगा, इन्हीं दोनों हिस्सों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्चुअली में हम बिस्तर पे आ जाते हैं, और इन दोनों का ही इवन मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ऑपरेट करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो इनफैक्ट अगेन वही, अगर हम योग, प्राणायाम, ध्यान ये रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं तो वही कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बाय चांस कभी आ भी जाती हैं तो हमारी वही विल पावर, क्योंकि जब हम ये चीजें कर रहे होते हैं तो हमारा स्टैमिना, विल पावर, इम्यूनिटी सभी काफी हद तक बढ़ चुके होते हैं, और वही प्रॉब्लम्स हम इजीली मैनेज भी कर पाते हैं और जल्दी ही क्योर भी हो जाते हैं। तो स्पाइन और मस्तिष्क ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मस्तिष्क को अगर हमने एक्टिवेट करना हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? महाप्राण ध्वनि। यस, एक्चुअली महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट होते हैं। मस्तिष्क के सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। और अगर आपके भी इन बिटवीन कोई क्वेरीज है तो प्लीज वो भी जरूर हाँ, पूछिएगा। आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप पूछ सकेंगे। सविता जी, तीन तंत्र और जो अस्थि तंत्र, यस, मांसपेशी तंत्र मस्कुलर और स्किन, त्वचा बिल्कुल ये तंत्र, तीन छूट गए।
अस्थि तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ा तंत्र आपने बताया था, बताया सबसे बड़ा कौन सा है? आप में से कोई बता सकता है क्या सबसे बड़ा? अस्थि हालांकि तंत्र। मैंने जवाब भी दे दिया है, बोल के अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, चंदा जी कुछ बोल रही है। चंदा जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। यस। अस्थि तंत्र। अस्थि तंत्र। अस्थि तंत्र। नहीं, नहीं। सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है भाई? शरीर, चर्म, नाड़ी तंत्र, नर। नाड़ी त्वचा। त्वचा तंत्र। त्वचा। स्किन, यस, रीना जी ने लिख के बताया है कि स्किन। स्किन तंत्र जो हमारी त्वचा है, और वो देखा जाए तो विजिबल भी है। अब त्वचा से ही छोटा अस्थि तंत्र है। अस्थियां हैं पूरे शरीर में, लेकिन त्वचा से कम है। त्वचा बड़ी है, यस। स्किन ही जो है वो बिगेस्ट सिस्टम, ऑर्गन, सब कुछ वही है सबसे ज्यादा हमारे ऊपर। तो ये तीनों भी याद करने बहुत आसान है। स्किन, स्किन से अंदर गए हड्डियां, मसल्स मतलब मांसपेशियां, और अस्थि तंत्र, ये तीनों हमारे छूट गए थे। इनफैक्ट हम वो उस सीक्वेंस में चले गए और ये तीनों रह गए। तो आनंदमल सर ने जैसे बताया कि ये तीनों छूट गए थे। तो टोटल हमारे 8 तंत्र थे, और ये 3, 8 और 3, 11। ठीक है। तो स्किन से ही, स्किन का काम क्या है वैसे? सुचेता जी अनम्यूट कीजिए। ये सुचेता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। स्किन के हमारे रक्षा तो करना है ही अंदर के माध्यम से, और दूसरा जो अपने एयर रहते, पोल्स रहते, उससे से पूरा क्लीन भी हो जाता है, अंदर की डस्ट बाहर निकलती है और स्किन ग्लो क्लीन हो। ये सही है कि वो हमें पूरी प्रोटेक्शन देता है। किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट अटैक आता है, सबसे पहले स्किन उसको लेती है। तो हल्के फुल्के अटैक्स तो स्किन के ही कट वट से मैनेज हो जाते हैं, तो वो अंदर जाने ही नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी स्किन का यही है। संगीता जी भी इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं भी संगीत। यही बोलने वाली थी मैम कि स्किन प्रोटेक्शन देता है और बीमारी से भी अपने को बाहर पहले पता चल जाता है उसे कि अंदर कुछ चल रहा है, यस। वो भी है। टेम्परेचर, इनफैक्ट जो भी चीजें, गर्मी सर्दी, उसका सहना, बेसिकली ये सारी चीजें हमारी स्किन ही मैनेज कर लेती है। तो इस तरह अब जैसे हड्डियां हैं, हड्डियां हमारा पूरा जो ढांचा है वो उसको एक शेप देता है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। बेसिकली मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी और रक्त परिसंचरण तंत्र दोनों मिलके काम करते हैं, इसी तरह अस्थि तंत्र और मांसपेशीय तंत्र भी इकट्ठे मिलके काम करते हैं। मसल्स, हर हड्डी के ऊपर मांसपेशियां होती है, वो उसको पूरी प्रोटेक्शन देती हैं। उनका मूवमेंट उन्हीं की वजह से होता है। दोनों का तालमेल ही उस मूवमेंट को मैनेज करता है। जी ठीक है। सविता जी, एक प्रश्न मेरे मन में काफी दिन से है, हमने इसके बारे में बात भी नहीं की थी। हम जब बाल काटते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता, नाखून काटते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो ये ऐसा, जब बालों को काटते हैं तो पता क्यों नहीं चलता, नाखूनों को काटते हैं तो क्यों पता नहीं चलता? जो हमारे नाखून आगे की ओर बढ़ जाते हैं और जो बाल हैं, प्रैक्टिकली वो हमारे डेड सेल्स हैं। ये हमारे शरीर के भीतर डेड सेल्स भी हैं। तो इसलिए जब इनको काटा गया तो डेड सेल्स पे किसी भी तरह का कोई सेंसेशन। रिएक्शन, एक्शन नहीं होता है। और अदरवाइज भी शरीर के भीतर सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और शरीर में बहुत सारे इस तरह के भी सिस्टम हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम या त्वचा, त्वचा भी एक्सक्रीशन, पसीने के थ्रू, सांस के थ्रू हमारे शरीर से एक्सक्रीशन होता रहता है। चाहे वो किसी भी तरह के, चाहे वो डेड सेल्स हो
या किसी भी तरह के और टॉक्सिन्स हो, यूरिन है, स्टूल है, ये सारे के सारे माध्यम हैं शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव बाहर करने। निकालने के लिए। ठीक, तो और कुछ भी अगर आप पूछना भी चाहते हैं तो पूछते चले जाए, हाँ, और बीच में जो सिस्टम्स अभी है हम आप भी प्रश्न पूछिए, मैंने मैसेज भी किया था आपको, आप नोट डाउन करके रखा होगा कोई प्रश्न आपने, तो आप बात कर सकते हो। और अदरवाइज सिस्टम्स की एक ब्रीफ थियोरी तो हम यहाँ पे डिस्कस करते ही बिल्कुल। रहेंगे। और इनफैक्ट डिस्कस करते करते भी कोई सवाल अगर दिमाग में आता है तो जरूर पूछिएगा, ओ क्योंकि मैडम। देखिए सवाल पूछने से ही सिर्फ अपना ही नहीं, कई बार औरों के दिमाग में भी क्वेश्चन तो होता है, लेकिन वो क्वेश्चन करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है अरे कोई सोचेगा क्या है, ये भी कोई करने वाला क्वेश्चन था। इनफैक्ट ये थॉट भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है। सविता जी, हाँ हम जी, हम आके टॉक्सिन्स को और किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं? और जैसे पसीने पसीने से वो तो निकलता ही है। और किसी भी तरह से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं क्या? यस, यूरिन पास होते हैं, स्टूल पास होते हैं, ये भी हमारे टॉक्सिन्स ही रिमूव कर रहा है। बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्किन से रिलेटेड और इवन कई बार जो हमारे भीतर रोग आते हैं वो भी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके थे, छोटे मोटे रोग निकलने का वो एक जरिया है। लेकिन जब एक्सेस टॉक्सिन्स हो जाते हैं, होता रोग ही है, वो धीरे धीरे एक मेजर रोग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर चाहे हमें मेडिकल हेल्प लेनी पड़े, चाहे हम ऑल्टरनेट थेरेपीज, चाहे हम दोनों ही साइमल्टेनियसली करते चले जाएं, तो ही हमारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर आते। मैम किडनी, वॉमिटिंग्स लिवर, भी टॉक्सिन्स निकालता है? वॉमिटिंग्स भी, क्या वॉमिटिंग्स होते हैं तो वो भी टॉक्सिन ही निकालता है क्या? आपका फर्स्ट वर्ड सुनाई नहीं दिया क्लियर? वॉमिटिंग मैम, वॉमिटिंग, उल्टियां। यस, वॉमिटिंग भी क्या रे? बेसिकली वो चाहे एक गलत तरीका है, लेकिन क्योंकि शरीर के भीतर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो वो वॉमिटिंग के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, तब ही वो रोग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चाहे वो छोटा सा रोग हो, चाहे वो बड़ा, और जिसको भी जो रोग होता है वो अपने आप में एक बड़ा रोग ही होता है। चाहे वो कफ बना, चाहे एसिडिटी हुई, चाहे इवन कैंसर हुआ, एड्स हुआ, जितने भी रोग हैं सबका रीजन यही है कि हमारे भीतर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। तो पहले वो हमें छोटे से बुखार के रूप में आते हैं, चाहे वो गला खराब होने के रूप में आते हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑल्सो, ये आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। शशि जी, शशि जी ने पूछा है सवाल। शशि जी आप। हाँ जी, मैं कह रही थी स्किन से ही हमारी ब्यूटी है, अदरवाइज तो खाली अगर अस्थियां ही रहेंगी तो कोई देखेगा ही नहीं स्केलेटन को। तो बिल्कुल, दैट इज आल्सो इनफैक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन ना। यस, जो नेचर ने हमारा सिस्टम हमें बना के दिया है वो इसी ढंग से बना के दिया है। क्योंकि मसल्स अगर दिखाई देते हैं, अगर हम गूगल भी करते हैं मसल्स को देखते हैं, तो कोई भी देखेगा तो डर ही जाएगा, अरे ये किस तरह से बने हुए हैं। पूरे स्केलेटन को देखेगा तब भी हो सकता है डर जाए। तो वही नेचर ने हमें हर तरह से पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। और स्केलेटन सिस्टम इज नॉट ओनली कि उसने हमें एक ढांचा दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसे स्किन के बारे में शशि जी ने बोला कि ब्यूटिफिकेशन भी है। इनफैक्ट जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब जैसे लंग्स है, हार्ट है, उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए, तो रिब केज बना दिया। पसलियों के भीतर वो पूरी तरह से सेफ है। अगर कोई खतरा आता भी है, पहले स्किन ने झेला, फिर रिब्स ने झेला, तब वो जाके अंदर जाएगा। और इसी तरह मस्तिष्क देखो, इसकी हड्डियां कितनी हार्ड हैं, तो मस्तिष्क को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो जिसको जितनी प्रोटेक्शन चाहिए उसी तरह से हमारी बॉडी को कुदरत ने हमें बना के दिया है।
बस हमें उसी को प्रोटेक्ट करना है। हम ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स किस तरह से ले रहे हैं बाहरी एटमॉस्फेयर से। नो डाउट हम खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन अगर खाना ही देखा जाए, हवा ही देखी जाए, ऑलरेडी सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। इसलिए हमारे भीतर रोग भी जल्दी आ जाते हैं। सभी सब्जियों पर इवन देखा जाए तो जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे अनाज खाया, हर चीज पे तो आजकल स्प्रे होते हैं। तो एक तरह से वहां से भी तो हमें टॉक्सिन्स मिल ही रहे हैं। तो जिस तरह से भी है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स तो हमारे भीतर जा रहे हैं। आजकल हमारे खाने पीने के स्टाइल, ठीक है, यहाँ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का, हर चीज का बहुत ध्यान रख पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की ही बात करें तो किस तरह का खाना वो खा रहे हैं, जंक फूड, ध्यान ही नहीं देते। पिज्जा, बर्गर, ठीक है, कभी कभार खाया, इट्स फाइन, लेकिन हम डेली कोल्ड ड्रिंक्स, और एक बर्गर पिज्जा लेते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो इस तरह के जो भोजन हम ले रहे हैं, और कोई भी टॉक्सिन, कोई भी बीमारी एक दिन में, 2 दिन में नहीं होती है। हम कह तो देते हैं अरे पता ही नहीं चला, एक ही दम ऐसा हो गया। वो धीरे धीरे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो रहे होते हैं, और धीरे धीरे ही वो रोग बढ़ रहा होता है। और जब वो अपनी कैपेसिटी खत्म कर चुका होता है, तब वो हमारे सामने आते हैं। जी जो लिवर है वो अपना काम रेगुलर कर रहा है, जो हम उसको भोजन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वो मैक्सिमम उसको पचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है। फिर वो रोग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और लिवर की कैपेसिटी छोड़ो, सिंपल अगर हम फिजिकल वे में इमेजिन करें कैपेसिटीज को, जैसे हमने वजन उठाना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है, देखना है, सुनना है, हर ऑर्गन की एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाहर कुछ भी किया तो वो ऑर्गन जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो वही हाल हमारे भीतर है। लंग्स की भी एक कैपेसिटी है, हार्ट की भी एक कैपेसिटी है, लिवर की, किडनी की, हर ऑर्गन की एक कैपेसिटी है। वी हैव टू यूज एवरीथिंग। मिस यूज, लाइक एक्स्ट्रा लोड किसी पे भी पड़ा तो वो कभी ना कभी तो बिल्कुल। जवाब देगा ही। देखिए जमुना सुनीता दास जी, जी की, हाँ जी, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, कारण दिमाग, ब्रेन जो है मनुष्य के पास एक बहुत डेवलप्ड ब्रेन अन्य प्राणियों के पास नहीं है, और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अखाद्य भोजन करता है। दूसरे प्राणियों को देखिए, वो अखाद्य, उनको जो खाना है उसके अलावा वो नहीं खाएंगे। लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बाद भी अखाद्य भोजन हम करते हैं, मांसाहार करते हैं। मांसाहार हमारा भोजन नहीं है लेकिन हम खाते हैं। मैं बताऊं आपको, सिंगापुर गया था तो वहाँ क्रूज में नॉन वेज और वेजिटेरियन के अलग अलग बने हुए थे हिस्से। तो नॉन वेज जिस साइड था, मैं घूमते हुए उधर चला गया था, तो वहां देख के मुझे ऐसा लगा वो सी फूड्स एकदम कीड़े जो होते हैं उनको किस तरह से, जैसे हम चिप्स तलते हैं उस तरह उनको तल के खा रहे हैं। अखाद्य भोजन किस तरह से खा लेता है मनुष्य, एक देखते ही हमारे मन में एक कैसी भावना पैदा होती है। तो इस तरह का भोजन भी हम मनुष्य करते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज चाइना में चले जाइए आप, वहां पर देखिए उनका आहार सी फूड खाते हैं बहुत ज्यादा। तो यस, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया, उसके बावजूद भी हम कितना गलत करते हैं। हमारे से दूसरे प्राणी है वो अपना खाद्य भोजन कभी नहीं करेंगे। आज जो शाकाहारी प्राणी है वो शाकाहारी खाएगा, भूखा रह जाएगा, लेकिन मांसाहार नहीं करेगा। अब लेकिन मनुष्य बिल्कुल इससे विपरीत। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम सर्वश्रेष्ठ, हमें जीवन मिला है तो उसे उसी हिसाब से हमें जीना चाहिए। यस। यस। और इनफैक्ट देखा जाए आजकल कई बार जैसे ये भी होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं अरे अंडा खाने में तो क्या ही फर्क पड़ता है, और ये सुनने के बाद हम खाना भी शुरू कर देते हैं।
हमें में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे चल ठीक है ना, अंडा खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। ये कहना कि अरे प्रोटीन तो अंडे में बहुत होता है, वो खाना ही चाहिए, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। Yes. Yes. अगर हम चाहें और अगर हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा हमारी हर चीज में विल पावर ही काम करती है। विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहली बात तो अगर हम इन सब चीजों से, आसन प्राणायाम ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है हमारा सब कुछ उतना कम हो ही ना, लेकिन जरूरत पड़ भी जाती है तो हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनसे हमारे शरीर की कमी अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे आनंदमल सर ने बताया, इट इज नॉट कि हमें नॉनवेज की तरफ जाना ही चाहिए, वो तो एक अलग बात हुई, लेकिन अंडे पर भी जाने की एज सच जरूरत नहीं होती है। हम खुद वीक पड़ जाते हैं, इसलिए हम उस ऑल्टरनेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, हमारा भोजन का हमारे शरीर के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। हम शरीर विज्ञान की बात करते हैं तो हम भोजन विज्ञान, भोजन आहार के बारे में बात करना साथ में जरूरी होता है हमें, कि आहार के बिना हमारा शरीर चलता नहीं, शरीर चलाना है तो आहार करना पड़ेगा, और Yes. आहार हमारा कैसा होना चाहिए ये विवेक हमें रखना रखना ही पड़ेगा, हम Yes. स्वस्थ तभी रह सकेंगे। श्वास और आहार, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये भी हम सब जानते हैं भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है। बट वो चीजें जब जरूरी हैं तो उनके बारे में ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे खाने के बारे में था कि सब चीजों का हमें ध्यान रखते हुए खाना चाहिए, हित रित मित, हालांकि ये चीजें अक्सर डिस्कस भी होती रहती हैं कि खाना जो भी भोजन हम करते हैं वो हमारे लिए हितकर होना चाहिए, रित ऋतु के अनुसार होना चाहिए, हित रित मित मिताहार। इवन वो 5 उपसंपदाएं, या इवन हम कहें कि जो प्रेक्षा ध्यान की चर्या है, उसमें ये 5 आते हैं, उनमें से एक यही है कि मिताहार। मिताहार, कि जितना, जैसे कहा जाता है स्टमक इज जस्ट लाइक मिक्सर का एक जो हमारा जार होता है, उसको हम अगर पूरा ओवरलोड कर दें तो क्या होता है, ढक्कन खुल जाता है। तो इसी तरह अगर हमने अपने स्टमक को ओवरलोड कर दिया तो जो वॉल उस स्टमक को बंद करता है कि कुछ भी वहां से बाहर नहीं आना चाहिए, वही वॉल खुल जाता है, और ऊपर वो एसिडिटी, वॉमिटिंग, वो सारी टेंडेंसीज हमारी होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो 1/4 अगर हम हमेशा खाली रखेंगे तो वहां पे चर्निंग अपने आप फर्स्ट क्लास होनी शुरू हो जाती है। तो चर्निंग प्रॉपर होगी तो वो नीचे की ओर ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तब ये बातें उसमें की भी थी। बिल्कुल। तो भी वो नीचे, और एक वहां पे डिओडेनम की बात की जाती है। डिओडेनम क्या है? यस, रीना जी कुछ कहना चाहती है। रीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes. जय जिनेन, जय जिनेन। बकवास है, बकवास ऐसे ऐसे ड्यूडेनियम बोलते एक वॉल्व होता है जो उसको शायद कवर किए रहता है, मतलब मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अम, आपका जहाँ पे हमारे डाइजेशन जूसेस बनते हैं, आई थिंक। डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, दैट्स रियली वेरी ट्रू। ये डिओडेनम जो है ये छोटी आंत की स्टार्टिंग है, ओके एट द फर्स्ट ओके पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब एक तरह से स्टमक हमारा खत्म होता है और छोटी आंत शुरू होती है। शुरू Yes. होती है तो वहां जो पर। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट, एक्चुअली में छोटी आंत के 3 अलग अलग हिस्से बताए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड इज मिडल एंड लास्ट इज थर्ड पार्ट। जो जी, फर्स्ट स्टमक से ज्वाइन होता है दैट इज डिओडेनम, ड्यूडेनम। राइट। तो और एक स्टमक से ज्यूजेनम, दूसरा ज्यूजेनम। जुजुनम, अच्छा, यस। तो वहां से जो स्टमक से अब जो निकला, एक तरह से वो जो कह लो पेस्ट बन गया, सेमी सॉलिड टाइप का, वो वहां पे आया। यहाँ पे ही लिवर,
पैनक्रियास के जो जूसेस होते हैं वो यहाँ मिलते हैं फर्दर भोजन को और ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए। और फिर छोटी आंत से ही जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बॉडी में बड़ी आंत में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली जैसे कोई वर्ड सामने आता है उसी के अकॉर्डिंगली अगर थोड़ी डिस्कशन हो जाती है, और जब अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाते हैं। हो सकता है जब हमने पूरे पूरे सिस्टम्स किए हो तो वो ओवर हियर भी हो गए हो, बहुत सारी चीजें ना भी पकड़ में आई हो, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस किया जाता है तब वो हमेशा के लिए हमें Yes. ध्यान रहते हैं। और जब कायोत्सर्ग किया जाता है, शरीर परीक्षा की जाती है, तब इन वर्ड्स को बोला भी जाता है, Yes. पक्वाशय, Yes. अग्नाशय, आमाशय। अग्नाशय इज पैनक्रियास। तो ये पक्वाशय पे ज्यादा जोर क्यों दिया गया? क्योंकि यही से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जूसेस वहां आके मिलते हैं। लाइक जैसे ही स्टमक से भोजन बाहर निकला उसके बाद छोटी आंत के इस पहले हिस्से में ही सबसे पहले भोजन जाता है। तो यही सब एरियाज हमारे अगर सही ढंग से काम करते रहते हैं तो हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स भी अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। डाइजेशन सही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, भोजन से और श्वास से। यही तो दो सोर्सेज हैं जहां से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों चीजों पे जब हम सही ढंग से ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल बॉडी हमारी पूरी तरह से एक्टिव बनी रहती है। अगर किसी का सवाल है तो लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान करके फिर हम मधु क्वेश्चन जी शायद अभी अभी ज्वाइन हुई है। मधु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं जी, नहीं जी, बस सविता जी, हाँ, चंदा जी सविता चोपड़ा, चंदा जी चोपड़ा कुछ पूछना चाहती है। यस, चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सविता जी, मैं सविता जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग 3-3 4-4 महीने उपवास करते हैं तो फिर उन लोगों का डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो फिर उसमें क्या करता है? यही और फिर सवाल वापस जो अशोक जी कहते ने लिख हाँ के मुझे भेजा था कि अगर हम इस तरह से उपवास करते हैं तो क्या रहेगा। देखिए, हम देखते भी हैं उपवास से हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि भोजन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन भोजन को हम बंद कर पाते हैं, श्वास को हम खुद से बंद नहीं कर पाते हैं महीनों तक। जिनकी एक प्रैक्टिस होती है वो घंटों का हिसाब तो ले लेते हैं, ऐसा है। लेकिन भोजन से आपने देखा होगा एनर्जी तो कम होती है। धीरे धीरे ये भी रियलाइज किया होगा जब महीनों के उपवास होते हैं वो बिस्तर पे भी आ जाते हैं। और जैसे जैनिज्म में है भी कि अल्टीमेटली डेथ भी भोजन को छोड़ने के बाद ही होती है। तो एनर्जी तो डिप्लीट हुई तो हम खत्म भी हो जाते हैं। तो देन यू कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। और गलत भोजन लेते हैं तो उससे भी हम देख सकते हैं कि कितनी तरह की हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हित, रित, मित, ये चीजें भोजन के साथ फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, वो हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि हम हफ्ता भर भी बहुत इजीली, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी भी होती है कि हम उसको मैनेज भी कर पाते हैं। एक तरह से 1 दिन 2 दिन के उपवास हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। यस। तो वो सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली महीनों के व्रत के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, राइट। तो इसलिए भोजन एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ओ मैडम, ओ माय गॉड, 15 थैंक यू, मिनट बचा है हमारे पास, तो अब हम कुछ ध्यान का प्रयोग भी करेंगे और उसके बाद हमारे जो क्विज है, क्विज के उत्तर भी जानेंगे। तो अभी यस। आपका कोई प्रश्न नहीं हो तो हम ध्यान की ओर चले। रीता जी शायद कुछ कहना चाह रही थी। सविता जी, मेरा एक डाउट है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, यस।
नहीं, एक्चुअली ये अभी हम जब जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स को शुगर है क्या, बीपी है क्या, कैंसर है क्या। तो जब जैसे हम 5-6 भाई बहन होते हैं, तो जैसे पापा को कैंसर था तो किसी एक बहन को आता है, सबको नहीं आता है, तो वो उसका क्या कारण है? लेकिन डॉक्टर्स भी पूछते हैं ऐसे यस, कि हाँ। डॉक्टर्स जरूर पूछते हैं और कहने को कह भी देते हैं कि हेरेडिटरी है, लेकिन वो भी अगेन अगर हमने माइंड सेट कर लिया कि मेरे मम्मी को था या पापा को था तो हम में से सब में से किसी ना किसी को तो जरूर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको हुआ तो मुझे भी जरूर होगा या हमारे परिवार में किसी को जरूर होगा। नहीं होगा, नॉट एट ऑल। माइंड सेट मैटर्स अ लॉट। अगेन विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, इट मे बी सबको फनी भी लगे। मेरे मम्मी मतलब बहुत स्मार्ट थे अपने टाइम में, लेकिन डिलीवरी के बाद वो बहुत हेल्दी हो गए थे, बहुत हेल्दी। तो मेरे माइंड में भी यही था कि सब लोग कहते हैं, जैसे ये चीजें सब लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा हो सकता है, तो मैंने अपने आप में ये सोचा हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग कहते हैं कि अरे मम्मी मोटी है तो सविता भी मोटी हो जाएगी, लेकिन मुझे वो नहीं होने देना है। और तब तक मुझे इतना भी, तब तक मैं मेडिटेशन से नहीं जुड़ी हुई थी। मेडिटेशन से जुड़े हुए नो डाउट मुझे अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं, बट ये बहुत पुरानी, यू कैन से 35 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त मैं मेडिटेशन से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन योग मेरे जीवन में था स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से ही, रेगुलर योगा करती होती थी। लेकिन ये मन में था कुछ भी हो जाए मैंने मोटा नहीं होना है। तो डिलीवरी के बाद भी मैं मोटी नहीं हूं। तो अदरवाइज देखा जाए वो साइकोलॉजिकली अगर मैं मन में बिठा लेती अरे मम्मी मोटे हुए हैं तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी, तो हो सकता है हो जाती। और आज उनको डायबिटीज है, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ कि उनको डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज होगी। वाई शुड वी थिंक अबाउट सच थिंग्स? बिल्कुल। तो हमारी विल पावर अगर स्ट्रांग है तो डजेंट मैटर हमारे बिल्कुल। पेरेंट्स को किसी रीता को जी ने कुछ। जो प्रश्न पूछा है, मैं उसमें एक बात ऐड करूं। देखिए, आपने बोला अभी 5-6 भाई बहन होते हैं तो सबको क्यों नहीं होता है। तो देखिए, हमारे 5 भाई बहन हैं आप, तो सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम सबका अलग अलग है। नहीं सॉरी, अपना जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी। सिस्टम है वो अलग अलग है। कोई मैं हम 3 भाई हैं, मैं योगा मेडिटेशन करता हूँ, मेरे 2 भाई नहीं करते, बिल्कुल ही रुचि नहीं है उनको। और कभी ध्यान की बात करता हूँ तो बोले ये सब हमारे से नहीं होता, सीधा बोलते हैं। एक ही माँ बाप के संतान हैं हम तीनों, लेकिन मुझे रुचि है, मेरे भाई को नहीं है। इम्यूनिटी पावर मेरा जितना है मेरे भाइयों का निश्चित रूप से कम होगा, कारण वो योगा करता ही नहीं है। तो ये अपना अपना जो जीवन शैली है ये हमें खुद डिसाइड करनी है। हमारे जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा जीवन जीते हैं। और सोच भी काम करती है इसमें। जी। जैसे सविता जी ने कहा था। बिल्कुल। हम्म सोच सबसे ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए हम्म कहते हैं अपने भावों को, अपने इमोशंस को, लाइक उन्हीं से पॉजिटिव हमारे रखें। भाव बनते हैं, उन्हीं से हमारे स्वभाव बनते हैं। अगर हम उनको चेंज कर लेते हैं, इमिडिएटली स्विच कर लेते हैं, भाव तो आते हैं, जी। आएंगे, बट वी हैव टू स्विच देम। जैसे ऑन ऑफ करते हैं ना, इमिडिएटली अपने सुचेता जी अंदर कुछ ऑन कहना ऑफ चाहती करना। है, सुचेता जी। यस, अनम्यूट कीजिए। सही कहते हैं सर कि भावना, जो भावना योग बोल के प्रमाण सागर जी का जो है ना, उसमें वही है। कैंसर जो लास्ट स्टेज में थे, लेकिन वो कहते थे सुबह उठ के कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तो सही में कैंसर भी भाग जाता है। बिल्कुल। हुआ कैंसर, कितने तो पेशेंट थे कि कैंसर जो लास्ट स्टेज बोल के डॉक्टर ने भेजा था, लेकिन वो अभी इतने मस्त है, 10 साल हुए वो, बहुत सुंदर है। सही में पॉजिटिव थिंकिंग हुआ ना तो कुछ भी नहीं होता है, आया हुआ रोग भी भाग जाता है। यस, ओ बिल्कुल मैडम, सही है। बिल्कुल। तो यस। हमारा चर्चा सत्र हम यही संपन्न करना चाहेंगे। मूलचंद जी डागा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मूलचंद जी कोलकाता से है, और आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल की सविता चलेंगे। सविता जी का सेशन मैंने अभी 2 अटेंड किया, उससे काफी जानकारी नॉलेज हुई है। और वास्तव में जीवन शैली का बहुत असर पड़ता है। जिन्होंने आपने जो प्राय यही सोचते हैं कि हेरिडिटी का बात है,
मेरे परिवार में भी बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग 7 भाई हैं। और तो सब इसी तरह से सोचते रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एक बेटी है, उसको भी कैंसर है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आज 15 साल है, इतनी वो एक्टिव है, वो सारों को एडवाइस करती है। तो आप जो बताया ये रियली में फैक्ट है, इसको फॉलो करने से अच्छा ही है। और ज्यादा तो अब सुन रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं आपसे। ओम आनंद। बहुत आनंद, थैंक यू आनंद जी। और ओम आनंद। तो अभी हम ध्यान का प्रयोग करेंगे, तो यस सबको अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ। सुविता जी, आप अपने आप को वापस दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा। आज 5 यस, अनम्यूट योरसेल्फ। 5 मिनट का कायोत्सर्ग, जिसमें कि खुद से अपने आप को सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स देखने हैं। तो जिस तरह से मैं सजेस्ट करती चली जाऊंगी, आपको अपने आप को भीतर तक देखना है। एक बार सिर्फ अंगड़ाई ले ले, पूरी अकड़न जकड़न सुस्ती निकाल ले। और ये क्रिया भी दिन में हो सके तो हर घंटे में सिर्फ अंगड़ाई लेना ही कर ले, तो हमारा शरीर अपने आप एक्टिवेटेड, एनर्जेटिक रहता है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे कायोत्सर्ग काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़े, चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट कटी भाग तक फैला दे, दोनों टांगों पर, भीतर तक। मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स एक एक सेल तक जाएं। हड्डियों को देखें, मसल्स को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों टांगे शिथिल हो गई है। रिलैक्स। शरीर का मध्य भाग, लोअर एब्डोमेन, नाभि, पूरा पेट, भीतर तक एक एक ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन्स को देखें, ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, शिथिल हो गए हैं। ऊपर सीने का भाग, चेस्ट कैविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रिलैक्स्ड, सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं। दोनों हाथ उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, भीतर तक एक एक सेल ढीला छोड़ें। पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका, रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना, नीचे से ऊपर तक कमर, पीठ, कंधे तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गला, गर्दन भीतर जाए, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, फूड पाइप, फेस का एक एक हिस्सा, ठोडी से लेकर फोरहेड तक। हमारी क्लास में सभी अच्छे हैं। दवाई लेके सुगंधा नींद तैयारी उठी जी आप भी बन गए।
5 बजे मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स एकदम ढीले, राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक। ब्रेन जो सारे शरीर की कंट्रोलिंग करता है, पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपना काम कर रहा है। मस्तिष्क का हिस्सा एकदम ढीला छोड़ें, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। पूरा शरीर एक साथ देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव। पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है, शक्ति से भर गया है, शांति से भर गया है। शक्ति, शांति, एनर्जी, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ये छोटा सा प्रयोग कायोत्सर्ग का। कायोत्सर्ग, श्वास परीक्षा अपने आप में ऐसे प्रयोग हैं जिनको आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं, 10 मिनट में भी कर सकते हैं। आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा जितना समय जिस तरह देना चाहें करें। लेकिन अपनी लाइफ का जैसे भोजन बहुत जरूरी है, इसी तरह अगर इसको एक हिस्सा बना लिया तो लाइफ हर तरह से, जिसे कहते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव दूर होते ही हैं। तनाव मीन्स एक तरह से रोग दूर होते हैं और हम बिल्कुल आध्यात्म रीता जी, बिल्कुल सही फरमा रही है आप। देखिए, हम जीवन विज्ञान में जब बच्चों को कहते हैं भी आपका एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है, उसके बीच में 1 या 2 मिनट का समय जो होता है, तो अपने क्लास में कुर्सी पे बैठे बैठे कायोत्सर्ग कर लो। तो ये छोटे बच्चों को भी हम स्कूल के स्टूडेंट्स लोगों को भी बताते हैं कायोत्सर्ग का कितना महत्व है। एक पीरियड जैसे हमारा संपन्न हुआ, दूसरा पीरियड शुरू होता है, बीच में गैप मिलता है हमें, तो अपने क्लास में बैठे बैठे 1 मिनट का कायोत्सर्ग अगर स्टूडेंट्स लोग कर लेते हैं तो उनका दिमाग जो है वापस दूसरे सेशन के लेसन के लिए, और जो भी बात उनको बताई जाएगी वो अच्छे से उसको रिसीव कर पाएंगे। तो एक कायोत्सर्ग का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने सही बिल्कुल कहा, समय की कोई सीमा नहीं, 1 मिनट का कायोत्सर्ग भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। राइट। तो आज की क्विज ले लेते हैं। यस। क्विज नंबर हमारी थी 36। 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आचार्य महाप्रज्ञ ने भाषा के कितने दोष बताए हैं? 2। एक तो है ही कि कम बोले, एक ये कि जरूरत पड़ने पे भी अगर हम नहीं बोलते हैं, मौन बनाए रखते हैं, तो वो भी एक दोष है। जब बोलना जरूरी है तो जवाब भी जरूर दे। तो इसकी ऑप्शन है ए। ए इज द राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, हमारे कानों की सुनने की क्षमता क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हमारी हर इंद्री की एक क्षमता है, देखने के भी डिस्टेंस की एक क्षमता है, कानों के सुनने की क्षमता। तो हर इंद्री किस एरिया तक हमारा नाक
सांस ले पाता है या स्मेल ले पाता है, तो हर इंद्री की क्षमता है। तो कानों की हुई 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज, दैट इज अगेन ऑप्शन ए। ओम का हमने एक कवच तैयार करने का उसमें एक प्रयोग भी किया था। तो वो जो कवच की शुरुआत है वो हमने कहां से की? नाभि से। तेजस केंद्र से गोल्डन कलर का ओम लिखते हुए बनाते हुए उसी को पूरे शरीर पर फैलाया। तो एक तरह से उसकी शुरुआत कहां से हुई? नाभि, तेजस केंद्र। ऑप्शन इज बी। तो इस बार सिर्फ एक ही सही जवाब आया है, वो है चंदा जी चोपड़ा। ओम अरहम। चंदा जी ओम अरहम। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत ओम अरहम आपके लिए। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए चंदा जी के लिए ओम अरहम। चलिए, तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। तो आज के सत्र के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट का समय हम और लेना चाहेंगे। जिन्होंने पहले बात की है उनके अलावा अगर कोई भाई बहन कुछ कहना चाहते हो तो आप हैंड राइज ऑप्शन है आपके पास। अमित जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि हमारे जो अपेंडिक्स है उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं है इसकी अंग नहीं, की? अपेंडिक्स हमारे शरीर में आजकल कुछ भी काम नहीं करता है, इसलिए अगर उसकी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो डॉक्टर्स उसको इजीली रिमूव कर देते तो फिर हैं। अपेंडिक्स का निकल- डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई यूज अब नहीं है। अमित जी दुगड़। ओम हरम। आज का सेशन आपने पूरे सार से बताया। मेरे थोड़ी मेमोरी की कमजोरी है, याद नहीं रहता करके मैं क्वेश्चन आंसर आपसे कर नहीं सकता। लेकिन मेरा मकसद ये रहता कि मैं बस ध्यान करूं और आपका प्रवचन और रहता जो भी आप सुनाते हैं मैं बराबर सुनता हूँ। और आपने इतनी मेहनत किया, इतनी मतलब आखिरी कड़ी है, लेकिन मैं तो आज भी यही चाहता हूँ कि आपका प्रवचन और सुनता रहूं और आगे भी मौका मिलता रहे। और आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए, समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम अरहम। तो आज का थैंक सेशन यू वही एंड सर। कर ले। थैंक यू सर।